साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद उपस्थित हो रहा हूं। लेकिन साथियों, बहुत दिनों के बाद उपस्थित होने का जो मेन कारण है, दरअसल मैं थोड़ा काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हूं कि मैं वीडियो बनाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन अब मुझे लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहना है और जुड़ने का कारण भी है, और मैं किस काम में व्यस्त था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आखिरकार लगभग आज 3.5 साल हमको एनएचएम के साथ आरटीआई का काम करते करते हो गया, और आखिरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप संचालक लीगल आरटीआई शाखा से मुझको धमकी मिल ही गई। धमकी में मुझको कहा गया, तुम्हारे जैसे लोग बहुत आते जाते रहते हैं, मैं देख लूंगा। साथियों, क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक प्रशासनिक अधिकारी की यही भाषा होनी चाहिए? क्या ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है? लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस काम में मैं लगा हूं, कहीं ना कहीं परेशानी उस काम से उनको हो रही है। इसीलिए उनके अंदर की जो समस्या है, उनके अंदर की जो परेशानी है, आखिरकार कल यानी 14 अक्टूबर 2024 को उनके मुंह से बाहर आ गई। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय के लिए लड़ते हैं। हमारी लड़ाई में कोई कमीशन खोरी नहीं होती, हमारी लड़ाई में कोई बेईमानी नहीं होती है, हमारी लड़ाई में किसी भी प्रकार का कोई भी दुविधा वाली बात नहीं होती है। जो कुछ मेरे मन में होता है वही जुबान पे होता है, और काम हमेशा दिमाग में होता है। तो साथियों, जब ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है, आरटीआई एक्टिविस्टों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कभी धमकी मिलती है, उन पर हमला भी होता है। मुझे भी अंदेशा हो चुका है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अब मुझ पर हमला भी कराया जाए। इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित होकर इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप यह समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ही हम पर हमला करवाया गया है। क्योंकि आदमी जब फंसता है, कहते हैं, एक कहावत है कि सांप तभी काटेगा आपको जब उसकी जान पे बनाएगी। तो कुछ सांप जैसी स्थिति मुझे भी लग रही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लीगल शाखा के उप संचालक महोदय और आरटीआई शाखा के जो लोक सूचना अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया है आरटीआई के माध्यम से। साथियों, दरअसल मामला निष्कासित कर्मचारियों का है। निष्कासित कर्मचारियों का पुनर्नियोजन जो 2016 में 17 कैडेट निकाले गए, और अप्रैल 2016 से जो पुनर्नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसमें बहुत बड़ा घोटाला खुलने की उम्मीदें मुझे लग रही हैं। और मुझे घोटाला खोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ उन कर्मचारियों को लेकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आज 8 साल के बाद भी उनको बाहर रखा है, उनका पुनर्नियोजन नहीं कर पा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लगातार भर्तियां हो रही हैं। लेकिन जो 8-9 साल काम कर चुके हैं कर्मचारी, उनको वापस लेने के लिए इनके पास कोई नियम नहीं। इसीलिए मैंने पुनर्नियोजन की पूरी प्रक्रिया अप्रैल 2016 से जो भी अपनाई गई है, उसके जो भी नियम बनाए गए हैं, हम सारे दस्तावेज निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उसी तारतम्य में लगातार लगभग 2 महीने के अंदर 4-6 आरटीआई मैंने उठा के लगा दी हैं। शायद इसीलिए हमारे पीआईओ महोदय, लोक सूचना अधिकारी महोदय परेशान हो गए हैं। और सबसे ज्यादा परेशान होने का कारण उनका यह है कि क्योंकि जब यह पुनर्नियोजन हो रहा था, उस समय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आप ही थे। तो आपको पता है कि गड़बड़ घोटाला कहां पर है, और हमने उस दुखती रग पर हाथ अपना रख दिया। तो छटपटाहट तो संभव है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ न्याय के लिए लड़ना है, और न्याय के लिए हमेशा मैं लड़ता रहूंगा। जो हमारे साथ रहेगा, हमारा साथ देगा, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारा इंटेंशन जो है किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि जिनका नुकसान हुआ है उनको उनकी यथास्थिति जो पहले थी अप्रैल 2016 के पहले, उनका हक दिलवाने का मेन मकसद है। साथियों, हमने जो आरटीआई लगाई थी उसके बारे में हम ज्यादा विस्तृत बात नहीं करेंगे।
हमने आपको बता दी कि 5-6 आरटीआई हमारे लगी हैं, और यही बता दें आने वाले समय में अभी आरटीआई लगना भी है, क्योंकि हमें इसके तह तक जाना है, और दस्तावेज निकालने के बाद हमें हाई कोर्ट भी जाना है, क्योंकि न्याय दिलाना है तो कहीं ना कहीं लड़ाई हमारी प्रारंभ रहनी चाहिए, और लड़ाई प्रारंभ रहेगी हमारी तभी हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो साथियों, मैं यहां पे कुछ मुख्य बातें रखना चाहूंगा कि मुझे जो 14 अक्टूबर 2024 को धमकी भरे शब्द से मुझे नवाजा गया लीगल शाखा के उप संचालक महोदय जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनको यह पता है कि कमलेश्वर सिंह के हाथ में अब वो चीजें जा चुकी हैं जिससे बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है उनकी नौकरी आप वापस कर दीजिए। आपके पास पद है, वो पद नहीं है, आप दूसरे पद पे उनकी योग्यता आप मंगवा लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, उनकी योग्यता के अनुसार आप उनको जो भी उनके पास योग्यता हो और आपके पास जो भी पद खाली हो उस पर आप पुनर्नियोजित कर दीजिए। किसी भी कर्मचारी को जो निष्कासित हैं कोई आपत्ति नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि आप जिस पद पर उनको आप रखेंगे कोई भी विरोध आपका नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि पुनर्नियोजन नहीं हुआ तो विरोध ये यहीं तक नहीं उच्च स्तर तक जाएगा। लेकिन एक बात और मैं यहां पे रखना चाहूंगा कि लीगल शाखा के उपसंचालक महोदय जो हैं, इंदौर खंडपीठ में एक केस चल रहा था, उसमें उन्होंने एमडी महोदया के द्वारा जो जवाब सबमिट कराया है उसको भी मैंने निकलवा लिया है, और वो पूरा जवाब मैंने पढ़ा। उस जवाब को जिस तरह से बनाया गया है तो हम आपको बता दें, वो कोर्ट को गुमराह करने के लिए बनाया गया है, और कोर्ट को गुमराह किया भी गया और कोर्ट गुमराह हो भी गया। अब कोर्ट गुमराह क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वकील पिटिशनर की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे वो अपनी बात नहीं रख पाए। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि कोई वकील जो होता है अयोग्य है। हां, बात करने का सबका तरीका अलग होता है। तो जो बात उनको उस केस में जज महोदय के सामने रखनी चाहिए थी, खंडपीठ में रखनी चाहिए थी, वो बातें उन्होंने नहीं रख पाई, और उस केस के कारण हमारे कई निष्कासित साथियों का केस डिस्पोज हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो चली हुई गोली के छर्रों और उसके जो खोखे बचते हैं उसका भी उपयोग कर लेता हूं। यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जो जवाब का बंदूक चलाई गई है और जो जवाब दिया गया है हाई कोर्ट इंदौर को, हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली है कि उसको हमें किस तरह से फाइट करना है। और वो जवाब हम आपको यहां बता दें, उस जवाब में वो दम नहीं है जो उसके विरुद्ध मैं अपना जवाब तैयार करूंगा और कोर्ट में पेश करूंगा। मैं उसी जवाब को ही फाइट करूंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बताए, फिर से जवाब दे, मैं जानना चाहूंगा। तो साथियों, मैं बताऊं आपको कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन टोटली भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, चाहे वो नियुक्ति को लेके हो, चाहे वो ट्रांसफर को लेके हो, मतलब जो भी वहां से आदेश निर्देश शासन के बनाए जाते हैं उसको वो अपने तरीके से ढाल लेते हैं, अपने अनुसार ढाल लेते हैं। उनको कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना है, वो बिल्कुल सोच के बैठे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 17 कैडर निकाले गए और 17 कैडर में सिर्फ एक कैडर अकाउंटेंट बीमाक लेखापाल की शर्त रखी गई कि आपको हम वापस परीक्षा के माध्यम से लेंगे, हम आपको ऐसे ही पुनर्नियोजित नहीं कर सकते। और वहां पर तर्क दिया गया, तर्क क्या दिया गया कि चूंकि हमारे पास 46 पद ही अकाउंटेंट के हैं और आपकी संख्या 126 है, तो हम आपको कैसे डिवाइड कर दें कि किसको कहां पर रखना है, किस पद पर कितना आपको
लाभ देना है। लेकिन हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे, सिर्फ अकाउंटेंट का पद ऐसा नहीं है कि जिस पर रिक्त पदों की संख्या कम थी और आवेदनों की संख्या ज्यादा थी। कई अन्य पद भी ऐसे हैं जिस पर रिक्त पदों की संख्या कम थी और आवेदकों की संख्या ज्यादा थी। तो फिर उन पे यह परीक्षा का बोझ क्यों नहीं लादा गया? सिर्फ अकाउंटेंट के साथ इतना ही नहीं, अकाउंटेंट की जब अप्रैल में एग्जाम लिया गया पुनर्नियोजन नियुक्तिकरण के नाम पर, वहां पर भी उनकी परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई दक्षता आकलन की। वहां भी मेरिट लिस्ट बनी, वहां भी लिख दिया गया कि 65 अंक से ऊपर सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 54 अंक तक या 55 अंक जो भी हो, थोड़ा सा यहां पे हमें ध्यान नहीं है, शिथिलता बरती जाएगी। लेकिन जब उसमें वेटिंग लिस्ट बनाई गई तो वहां भी शर्त रख दी गई कि यह वेटिंग लिस्ट दिसंबर तक ही वैलिड रहेगी। आखिर ऐसा क्यों? आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आरटीआई से नोटशीट निकली है, आखिरी आदेश नवंबर 2022 में जारी किया गया है। हो सकता है इसके बाद भी किया गया हो, लेकिन मुझे वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन मेरे पास जो दस्तावेज आया सर्टिफाइड कॉपी, नवंबर 2022 तक किया गया। तो फिर अकाउंटेंटों की वेटिंग लिस्ट, वो भी जो परीक्षा से लेकर बनाई गई थी, तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ दिसंबर तक क्यों रखी गई थी? इतना ही नहीं, यहां इन्होंने 2020 में जब शर्त रखी परीक्षा की, तो बताया इनके पास मात्र 46 पद थे और आवेदकों की संख्या 126 थी। लेकिन 2016 अप्रैल में इनके पास जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें अकाउंटेंटों की रिक्त पदों की संख्या 173 थी। ये आरटीआई में ही आया। फिर 173 अकाउंटेंटों का तो रीअपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था अप्रैल 2016 के परीक्षा के हिसाब से, लेकिन उनका रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया गया? सीटें खाली छोड़ दी गई। तो साथियों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशानी का सबब बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग बहुत बुरी तरह से उलझने की स्थिति में है, इसीलिए मुझे धमकी दी गई है। लेकिन मुझे उस धमकी से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूं। और आप लोग नहीं कहेंगे, पूरे देश में ही जय श्री राम का नारा चलता है। यहां बस इतना ही कहना चाहूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न्याय की लड़ाई लड़े थे। बहुत बाधाएं आई, हर बाधाओं को जीतते हुए आखिरकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो न्याय की लड़ाई लड़ता है, जीत उसी की होती है। ताकत चाहे जिसमें जितनी ज्यादा हो, लेकिन जीत न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति की होती है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि वो श्री राम यदि है देश दुनिया में कहीं भी, तो मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं निस्वार्थ न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जिनको विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनका हक दिलाने के लिए मैं ये मुहिम छेड़ा हूं। यदि आप साथ हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो और अच्छी बात है। और भी बहुत सारे चीजें हमारे सामने आई हैं, दस्तावेज बहुत हैं, जो कमियां निकाली गई हैं मेरे द्वारा। वीडियो अभी देखिए, 15 मिनट हो चुकी है। इतनी लंबी जानकारी दे पाना संभव नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में वो भी आपको बता दूं, जिसके कारण हमारे लीगल शाखा के उप संचालक महोदय परेशान हो रहे हैं। पूरा काला चिट्ठा आरटीआई में आया।
3 आरटीआईयां पेंडिंग है, एक आरटीआई कल की डेट पे और दे आया हूं, 4 हो गई हैं, अभी 2-3 और जाएंगी, और इस तरह से सारा निपटारा करने के बाद उसके बाद कोर्ट की तैयारी हम करेंगे और देखते हैं जय श्री राम किसके साथ होते हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।